नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। देहरादून की बात करते हैं, जहां शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित विधायक विनोद चमोली भी यहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि यूके के माध्यम से 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। साथ ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से 109 सहायक समीक्षा अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि ये हमारा संकल्प है कि युवाओं को लगातार भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी दी जाएगी और युवाओं के हित में प्रदेश सरकार काम कर रही है। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था और आज लगभग 1,500 इसमें से और बढ़ा दिए गए हैं। अब ये 26,500 का आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत कार्यक्रम आगे तय किए गए हैं, वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होगी। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और उसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है, उस कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं, वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे। उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले उत्तराखंड में पेपर लीक मामला सुर्खियां पकड़ रहा था। वहीं इस पर प्रदेश में राजनीति भी कई हद तक पहुंच चुकी थी और विपक्ष ने गलत तरीके से प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम किया था। अराजक तत्वों ने जमकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने का प्रयास भी किया था और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के अनेक जन कल्याणकारी और विकासपरक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और कुछ तत्व इन योजनाओं पर अनावश्यक विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और राज्य प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सीएम का सीधा संदेश है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। आपको बता दें कि यूके पेपर लीक मामले ने लगातार सुर्खियां पकड़ी हैं और इसको लेकर अराजक तत्व भी काफी एक्टिव नजर आए हैं। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर साबित हुआ है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास किया है। जन कल्याणकारी और विकास परक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन कुछ तत्व इन योजनाओं में अनावश्यक विघ्न डालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और राज्य प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सीएम का सीधा संदेश सामने आया है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो।
राज्य में अवैध दस्तावेज तैयार करने वालों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेज अवैध रूप से बनवाने या दिलाने में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी स्तर पर ऐसे मामलों में लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार की कड़ी नजर है और अगर कोई भी व्यक्ति इन मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में जिनका भी कहीं न कहीं मिली भगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जाते हैं। लालडांग कोटद्वार चिल्लर मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और लालडांग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने धरना देकर इस मोटर मार्ग को जल्द बनने के लिए मांग की है। आपको बता दें कि लालडांग को कोटर द्वार से जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता वन विभाग के एरिया में आने के चलते इस पर गतिरोध बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस रास्ते को भाजपा सरकार केवल इसलिए नहीं बना रही है ताकि इसका श्रेय हरीश रावत और कांग्रेस को न मिल जाए। उन्होंने कहा कि जब वे सीएम थे तो उन्होंने इसलिए केंद्र सरकार की एक निर्माण एजेंसी को हायर कर 7 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही इस पर काम रोक दिया गया है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के लिए वो कई बार सीएम को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अब इस बार सीएम से मिलने के साथ साथ आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है। 7 करोड़ 6 लाख रुपया मंजूर करके दे दिया और एजेंसी तय कर दी। और एजेंसी वो तय की जिसको भारत सरकार की अनुमति है जंगल के अंदर रोडे बनाने के लिए, जिसकी एक्सपर्टाइज है। और जानवरों के लिए कोई खतरा न हो उसके लिए अलग से हमने एक फ्लाईओवर भी 2 स्थानों पर जो है मंजूर किए ताकि जानवर भी उनका आवागमन भी चलता है। ये सड़क दोनों मंडलों को जोड़ने वाली सड़क है और इससे कोटद्वार का विकास भी होगा और लालढांग का विकास भी होगा। मेरा दावा है जिस दिन ये सड़क बन जाएगी उस दिन आज जो लालढांग की जमीनों की कीमत है इससे 10 गुना ज्यादा कीमत। केवल इस सड़क से इतना बड़ा अंतर यहाँ के लोगों के जीवन में आ रहा है। पर्यटन ये हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रुपेश, क्या है पूरा मामला? देखिए माधवी, ये जो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है इससे जो हरिद्वार की जनता है वो कोटद्वार तक का सफर तय करती है, साथ ही साथ पौड़ी भी पहुंचने के लिए ये मार्ग इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बार क्योंकि भीषण बरसात हुई है तो भीषण बरसात में लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की जो विधायक हैं अनुपमा रावत, हरीश रावत की सुपुत्री हैं और फिलहाल वो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हैं, तो वो लगातार इस मांग को भी उठाती रही हैं कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार से जो कोटद्वार या पौड़ी जाने वाले लोग हैं उन्हें वाया नजीबाबाद होकर जाना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा रूट बैठ जाता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेसियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उनका कहना ये है कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग जब तक नहीं बनाया जाता तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भाग लिया है। हरीश रावत ने साफ साफ कहा है कि उनके कार्यकाल में ही लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को स्वीकृति दी गई थी और बाकायदा एक एजेंसी को हायर भी किया गया था जिसे लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनाना था और उसके लिए करीब 7 करोड़ की राशि भी उन्होंने जारी की थी। और उसके बाद
चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई, तो भाजपा की सरकार ने वो लालधान चिल्लर खाल मार्ग की जो स्वीकृति है वो वापस ले ली और उस पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा यहाँ पर हरिद्वार की जनता को और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस का आरोप हो गया कि भाजपा इसलिए नहीं करा रही है कि कांग्रेस को उसका क्रेडिट ना मिल जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम हरीश रावत की ही बात मान ले और हरीश रावत की बात यदि नहीं भी माने, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो हरक सिंह रावत कोटद्वार के विधायक भी थे और साथ ही साथ वन मंत्री भी थे, तो उन्होंने भी लालधान चिल्लर खाल मार्ग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की थी, लेकिन अभी तक लालधान चिल्लर खाल मार्ग सुचारू नहीं हो पाया है, चालू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही भी है, क्योंकि हरीश रावत के कार्यकाल में ही लालधान चिल्लर खाल मार्ग को स्वीकृति दी गई थी और उसके लिए 7 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई थी। तो इसलिए यदि ये बात देखी जाए तो कांग्रेस का जो आरोप है वो बिल्कुल ठीक आरोप है कि भाजपा सरकार ने केवल इसलिए जो लालधान चिल्लर खाल मार्ग है उसकी स्वीकृति वापस ले ली कि ताकि कांग्रेस को इसका क्रेडिट न मिल जाए। ठीक है रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार के बीच चल रहे वित्तीय अधिकार व सम्मान की जंग में हाईकोर्ट नैनीताल ने ईओ हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए पुनः बागेश्वर नगर पालिका का प्रभारी ईओ बना दिया है। ईओ बागेश्वर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका बागेश्वर के कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यालय का ताला खुलवाते हुए मीडिया के सामने अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर के षड्यंत्रों की पोल खोलते हुए अपनी आप बीती को साझा किया। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल की मीडिया के सामने पोल खोलते हुए प्रभारी ईओ बागेश्वर हयात सिंह परिहार का कहना है कि अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों और सभासदों को जबरन डरा धमकाकर गलत दस्तावेजों में साइन भी कराए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के खिलाफ हयात सिंह परिहार अंतिम सांस तक अधिकारों की जंग लड़ते रहेंगे। मानसून सीजन खत्म होने के बाद पचवादून क्षेत्र में खनिज सामग्री उठान चुगान का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे न केवल खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा, राजस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर इस अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन करने वाले लोग भी सक्रिय हो चुके हैं। बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी, ढालेपुर, जस्सोवाला और कैंचीवाला आदि क्षेत्रों में करीब 2 दर्जन स्किनिंग व क्रशर प्लांटों के साथ ही हॉट मिक्स प्लांट व खनन पट्टे पर संचालित हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश किए गए हैं, जिसको देखते हुए हालांकि खनन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है, मगर तहसील और पुलिस प्रशासन अभी भी निष्क्रिय नजर आ रहा है। हालांकि अवैध खनन के मामलों को देखते हुए एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो खनन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बताया गया है कि विभाग लगातार अवैध खनन पर कार्यवाही कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जल्द ही संयुक्त रूप से औचक छापेमारी भी की जाएगी और नियमानुसार कठोर कार्यवाही को भी अमल में लाया जाएगा। देश भर में कफ सिरप से बच्चों की मौत होने के मामले में उत्तराखंड में भी खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के जब्तीकरण की कार्यवाही आ जा रही है। और वहीं इस बात पर उत्तराखंड बाल आयोग अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि आजकल के दौर में अगर कोई बच्चा 2 बार भी खांसता है तो उसे सीधा कफ सिरप दे दिया जाता है। अगर किसी डॉक्टर ने कफ सिरप का परामर्श नहीं दिया है तो उस पर शक किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल के कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोमॉर्फेन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 2 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं सही होता है। और जिस कफ सिरप में बच्चों की मौत हुई है उसमें जो प्रिजर्वेटिव पाया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में
बच्चों को कफ सिरप देने पर यह खास कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखंड में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश भर में कफ सिरप और पैरासिटामोल दवाइयों की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स, होलसेल डिपो, फार्मा इंडस्ट्री और बच्चों के अस्पतालों में औचक निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक प्रदेश भर से 370 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित सिरप किसी भी हालत में न दी जाए। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार स्वयं इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो प्रतिदिन सभी जिलों से फीडबैक लेकर कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त यानी एफडीए और ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य भर की औषधि निरीक्षक टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेली राजपूतान गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई है जब एक रोडवेज बस निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर खड़ी क्रेन से जाकर टकरा गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है और यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। जानकारी के अनुसार मेरठ डिपो की रोडवेज बस हरिद्वार से रुड़की की ओर जा रही थी। जैसे ही बस बढ़ेली राजपूतान गांव के समीप पहुंची है तभी वो सड़क किनारे खड़ी क्रेन से जोरदार रूप से टकरा गई है और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और कई यात्री भीतर फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला है। त्योहारों के मद्देनजर दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है और शहर के प्रमुख बाजार, मॉल, मंदिर, पूजा स्थलों और सार्वजनिक स्थानों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई गई है ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात चुनौतियों को प्रभावी रूप से संभाला जा सके। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यालय स्तर से वार्ता कर अतिरिक्त पुलिस बल, यातायात पुलिस और त्वरित प्रक्रिया की टीम लगाने के लिए मांग की गई है। दीपावली के मौके पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लुओं के बलि देने की कई जगह पर प्रथा चली आ रही है। इसके लिए कई बार जंगलों में बड़े पैमाने पर उल्लुओं का शिकार किया जाता है, जिसको देखते हुए वन विभाग अधिकारियों ने शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक समीर सिन्हा ने कहा कि दीपावली बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व है, लेकिन अज्ञानतावश या लालच के कारण लोग इस समय वन्य जीवों के शिकार का प्रयास करते हैं। खासकर उल्लू, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, उसका भी इस दौरान अवैध शिकार लोग करते हैं। इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में वन विभाग को सतर्क किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक बार फिर संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है और इस संशोधन में अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की थी।
इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमति किया जाएगा। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस वर्ष आरटीओ की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंध किए जाने से यात्रा सुगम और सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई है। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया है कि इस साल यात्रियों को कई तरह की सहूलियतें प्रदान की गई हैं और सड़क हादसों में भी कमी देखने को मिली है। दो अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहे कांड में वीरगति को प्राप्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की याद में सरकार रामपुर में संग्रहालय बनाने का काम करेगी, जिसे लेकर राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के राज्य मंत्री सुभाष बर्दवाल ने उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की है। वहीं इस पर सुभाष बर्दवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहे के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर घोषणा कर दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वहां पर भव्य स्मारक और संग्रहालय बनाने के लिए सरकार द्वारा बजट जारी किया जाएगा। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।